के क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज हम क्लास सेवेंथ का चैप्टर सेवेंथ करेंगे, जो है रेगिस्तान में जीवन, लाइफ इन द डेजर्ट। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे अवश्य देख लें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरे अपलोड्स आपको जल्दी से प्राप्त हो सकें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, रेगिस्तान में जीवन। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग रेगिस्तान के बारे में थोड़ा समझेंगे और दो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। एक एग्जाम्पल है हमारा सहारा का और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा इंडिया का लद्दाख। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा है कि समझा है कि लाइफ के लिए जो हमारे तीन मंडल होते हैं, एक जैसे स्थल मंडल होता है और एक जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, और जो हमारा जल मंडल होता है हाइड्रोस्फीयर, और वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर, इन तीनों का जहाँ पे मिलन होता है जो जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर या जीवमंडल एरिया जो होता है, इस एरिया में ही जीवन की सबसे ज़्यादा संभावनाएं, मतलब सबसे ज़्यादा क्या संभावनाओं, मतलब जीवन के लिए आवश्यक जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पर ये तीनों के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि रेगिस्तान जो है एक ऐसा एरिया है, ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ही ड्राई है, शुष्क है। ठीक है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बहुत ही कम है। ठीक, ये उसकी विशेषता है। और वहाँ पर क्या होता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर होता है और कहीं कहीं पे लोएस्ट टेम्परेचर भी होता है। तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर वाले होते हैं उनको बोलते हैं गर्म रेगिस्तान, और जिनमें टेम्परेचर कम होता है उनको बोलते हैं ठंडे रेगिस्तान। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं तापमान के आधार पर, अगर इनको डिवाइड करते हैं तो विश्व में मतलब लोगों ने जो है जहाँ पे अत्यधिक तापमान है और या न्यूनतम तापमान है, दोनों जगह इंसानों ने अपना रहना सीख लिया है। ठीक है, तो इन रेगिस्तान की जो सबसे बड़ी जो विशेषता है उसमें है कि वहाँ पर वर्षा कम होगी, विरल वनस्पति पाई जाएगी। विरल वनस्पति को यहाँ पे बोलते हैं स्कैंटी वेजिटेशन। ठीक है, स्कैंटी वेजिटेशन भी लिखा होता है इंग्लिश में। ठीक है, चरम तापमान, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स वहाँ पे होते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे जो थोड़ा बहुत जल होता है वहाँ पर वो लोग अपना कृषि करके, खेती करके, कुछ वहाँ पे खजूर वगैरह उगा के अपना जीवन बसर करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं गर्म रेगिस्तान का जो हमारा है सहारा अफ्रीका में। तो ये जो हमारा अफ्रीका का जो एरिया पड़ता है, तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका का भाग है, इसे बोलते हैं, ये रेगिस्तान को बोलते हैं सहारा रेगिस्तान। ठीक है, ये उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पे मिलता है। ठीक, और अगर इसका एरिया देखें तो लगभग, ठीक है, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इंडिया का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो इसका ये लगभग कितना है, 1/4 है। ठीक, ये एग्जैक्टली इतना नहीं है, थोड़ा बहुत कम होता जाता है, बढ़ता और घटता रहता है जलवायु परिवर्तन के आधार पर। एग्जैक्टली इतना नहीं है लेकिन लगभग इतना है। ये एक britannica.com करके साइट है, उसमें ये चीज़ें मेंशन की गई हैं और यहाँ एनसीईआरटी में उसी से उठाई गई। ठीक है, और सहारा रेगिस्तान, ये जो रेगिस्तान है हमारा, ये इस तरह से दिखता है। ठीक है, यहाँ पर बालू तो है ही, बालू के रेत वगैरह ये सब यहाँ पे जैसे रेत दिख रही है, इसके साथ साथ यहाँ पर चट्टाने भी हैं। ठीक है, इस तरह से चट्टाने हैं और बजरी, बजरी जिसको बोलते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने देखा होगा नदी से जो कट कट के छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ मिलते हैं, क्योंकि वो भी इन्हीं पत्थरों से जो तापमान, एक्सट्रीम तापमान उसका दिन में बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात को बहुत कम हो जाता है, तो उसकी वजह से वेदरिंग होती है, अपक्षय की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो उससे ये बजरी के मैदान पैदा होते हैं और जो नग्न चट्टानें होती हैं और ऊंचे पठार यहाँ पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चट्टानें जो है कहीं 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 पे 250 मीटर से भी ऊंची हैं। ठीक है, और ये सहारा रेगिस्तान जो है 11 देशों से घिरा हुआ है, 11 देशों से इसकी सीमा लगती है, जैसे कि इसमें मैप में देखते हैं तो क्लियर होगा। ठीक, अब ये देखो, ये एरिया जो है ये सहारा रेगिस्तान का एरिया है, जो एरिया ये ऐसे दिखाया गया है। ठीक है, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मौरितानिया, वेस्टर्न सहारा, ठीक है, यहाँ पे मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ऐसे देशों में ये इसका फैलाव है। और ये भी
थोड़ा बहुत आगे पीछे यहाँ पर एक्सटेंड होता रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सहारा रेगिस्तान के बारे में मतलब थोड़ा सा एक सरप्राइज़ करने वाली बात यह है कि वहाँ पर जो गुफाएं मिली हैं उन गुफाओं से हमें ये ज्ञात मतलब पता चलता है कि वहाँ पर जो पेंटिंग वगैरह हैं वहाँ से ये है कि वहाँ पर मगरमच्छ भी पाए जाते थे, नदियाँ भी थीं एक समय में, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियाँ, मतलब इस तरह के बहुत सारे सामान्य जानवर जो हमारे जो और क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर रेगिस्तान नहीं है, वो भी कभी यहाँ पर पाए जाते थे। इसका मतलब ये है कि जलवायु परिवर्तन और जो चेंजेस हुए प्लेट टेक्टोनिक के बाद, उसके बाद इसमें जो चेंजेस आते हैं उसके परिणाम स्वरूप ये सहारा रेगिस्तान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये पहले यहाँ पर अभी इसको बहुत गर्म और शुष्क जो बनाए गए वो जलवायु परिवर्तन उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक, अब ये सहारा के पास, सहारा का जो एक अल अजीजिया जो एक क्षेत्र पड़ता है ये यहाँ पर पड़ेगा, ये लीबिया यहाँ पर पड़ता है, ट्रिपोली का जो साउथ वाला एरिया है इस एरिया को इसको बोलते हैं अल अजीजिया से क्षेत्र। ठीक है, तो अल अजीजिया क्षेत्र में सबसे अधिक तापमान अभी तक का दर्ज किया गया है 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ की जलवायु को देखते हैं। सहारा जो रेगिस्तान है बेसिकली वो अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। ठीक है, और यहाँ की जो वर्षा है, वर्षा ऋतु बहुत ही कम अल्पकाल में होती है। अब जैसे इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे यहाँ पर ट्रेड विंड्स होती हैं, तो ट्रेड विंड्स अगर यहाँ से आएंगी तो यहाँ से जो समुद्र का जो आर्द्रता है उसको लेती हैं और उसके बाद इस एरिया में वर्षा करती हैं। तो ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो मैदान है, तो यहाँ से अगर आएंगी थोड़ा बहुत भी तो यहाँ पर वो आर्द्रता ले नहीं पाएंगी और जितनी भी लेंगी वो इस एरिया तक बारिश हो जाएगी और ये एरिया शुष्क रह जाएगा। और जब रिवर्सल होगा या कुछ ऐसा चीज़ होगा तो ये एरिया में यहाँ पर बारिश होगी। ठीक है, मतलब यहाँ से जो एरिया हवा आती है वो आते आते यहाँ तक ख़त्म हो जाती है, उसकी आर्द्रता ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर भी यही होता है, उसकी आर्द्रता आते आते ख़त्म हो जाती है क्योंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, इस वजह से यहाँ पे वर्षा कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब जब तापमान इतना ज़्यादा होता है तो तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी। तो जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ पर जो कंडीशन होती है उस कंडीशन की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि आर्द्रता तो है ही नहीं, बारिश वगैरह कम होती है तो यहाँ पर वाष्पन भी कुछ नहीं होगा। तो वाष्पन जब कम होगा तो क्या होगा, यहाँ पर बादल बनेंगे नहीं, तो बादल बनेंगे नहीं तो वर्षा होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नमी का संचय होने की अपेक्षा क्या हो रहा है कि वाष्पन तेज़ी से हो जा रहा है। ठीक है, नमी जो है इकट्ठा हो ही नहीं पाती, उतना सारा जो इवेपोरेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो दिन के समय में क्या होता है, टेम्परेचर जो है 50 से ऊपर चला जाता है। ठीक है, और रात में यही जो चट्टानें हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और रात को यही चट्टानें बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ताप का जो विकिरण होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दिन में सब कुछ गर्म हो जाता है और रात को सब कुछ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। मतलब रात को इतना ज़्यादा टेम्परेचर नीचे चला जाता है कि वो ज़ीरो से भी नीचे चला जाता है। ठीक है, अब ज़ीरो से नीचे या लगभग ज़ीरो तक पहुँच जाएगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्जिन चेंजेस होते हैं। मतलब वहाँ एक देखो कि 50 से लेके फिर ज़ीरो का इतना लंबा रेंज पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर्स इधर भी, और मिनिमम में भी एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब देखते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से, देखो ये कैक्टस है, खजूर के पेड़ हैं और एकेसिया। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इन जो रेगिस्तान में इवेपोरेशन के लिए, अब देखो पानी वैसे भी उनके पास कम है तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम करने के लिए पत्तियां जो है कांटे जैसी शेप ले लेती हैं, जैसे कैक्टस में वो कांटे होते हैं उसी तरह, ताकि उनका वाष्पन कम हो। ठीक है, तो उस तरह की वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं और कहीं कहीं पे मरुधन भी पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं ओएसिस। ठीक है, ओएसिस बेसिकली कैसे बनते हैं इनको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लो कि ये एक रेतीला मैदान है। ठीक है, तो हवा यहाँ से चली तो क्या हुआ, उसने यहाँ से रेत को ऐसे उड़ा के इधर डिपॉजिट कर दिया, तो यहाँ से डिपॉजिट हो गई, यहाँ पर हो गया खाली।
तो ये एरिया जब खाली हो गया तो नीचे से जो उसका जो ग्राउंड वाटर होता है वो कैपिलरी एक्शन से, किसी का प्रक्रिया से यहाँ से भर जाता है। ये जैसे मान लो हमने इसको ब्लू ब्लू कलर में रंग दिया, तो यहाँ पर पानी आ जाता है कहाँ से, ग्राउंड वाटर से। तो ग्राउंड वाटर से यहाँ पर जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ एक झील सी बन जाती है जिसको बोलते हैं ओएसिस। इसके आसपास कुछ पौधे या वनस्पति निकल जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो लोग भी यहाँ पर ही इकट्ठा होकर अपनी बस्तियाँ बना लेते हैं आसपास, और यहाँ पर कुछ अपना जो भी उगाते हैं, खजूर वगैरह लगाते हैं। ठीक है, अपने जो थोड़े बहुत जो फसल उगाते हैं वो यहीं आसपास ही उगाते हैं वो लोग, और यहीं पर बस जाते हैं। ठीक, तो इनको एक हरित आइलैंड का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर और भी कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो ऊँट पाया जाता है, लकड़बग्घा पाया जाता है, सियार पाया जाता है, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, ऐसे करके विभिन्न प्रजातियाँ इनकी पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मछलियों के भी कंकाल मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर पहले क्या हुआ कि बहुत पानी था जहाँ पर मछलियाँ भी निवास करती थी, वो भी रहती थी। ठीक है, अब वहाँ के लोग क्या हैं, तो यहाँ पर बेसिकली जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी है, फिर भी कुछ लोगों ने यहाँ पे बसना सीख लिया, जिसमें से जो 2 ट्राइब्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट ट्राइब हैं, जिसमें एक बेदुइन करके है, एक तुआरेंग है। ठीक है, ये 2 ट्राइब्स यहाँ मिलती हैं। ठीक है, ये जो ट्राइब हैं बेसिकली वो चलवासी हैं, मतलब एक इनका इधर उधर चलना जैसे, ठीक है, मतलब वो चलते रहते हैं, एक जगह उनका बस्ती नहीं रहती है। ठीक, तो बेसिकली किस पे डिपेंड करेंगे, अपने पशुपालन पर डिपेंड करेंगे। तो बकरी है, भेड़ है, ऊँट है, घोड़े हैं, इनसे उनको क्या क्या मिलेगा, जैसे दूध मिलता है बकरी से, ठीक, भेड़ से दूध मिलेगा। इनकी खाल जो है, खाल से ही अपना जो पेटी बनाएंगे, जूते बनाएंगे, पानी की बोतलें भी आप लोगों ने देखी होगी चमड़े की, तो उससे बनाते हैं ये। ठीक है, पशुओं के जो बाल मिलते हैं, जैसे भेड़ से जो बाल मिलेगा उससे चटाई, कालीन, कपड़े या कंबल बनाते हैं लोग। ठीक, और धूल भरी जो आंधियाँ चलती हैं, रेतीली आंधियाँ चलती हैं, उनसे बचने के लिए लोग भारी भारी वस्त्र पहनते हैं ताकि धूल उसमें रुके ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे वो बनता है। ठीक है, तो रेत जैसे ओएसिस कैसे बनता है, तो रेत को पवन उड़ा ले जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक गर्त बनता है, डिप्रेशन, तो भूमिगत जल सतह से ऊपर आ जाता है जहाँ पर मरुधन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये खजूर फसल और ये सब उगाते हैं। मोरक्को में एक टैफिला लेट करके एक जगह है, मरुधन है, जो बहुत ही विशाल है, टैफिला लेट। ठीक है, तो 13,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया वो कवर करता है, तो बहुत ही बड़ा वो ओएसिस है। ठीक, अब देखो सहारा में जो बहुत सारे जो मरुधन बनते हैं छोटे छोटे, और जो मिस्र की जो नील नदी घाटी है, नील नदी जो बहती है, उसके किनारे लोग अपना निवास बनाते हैं ताकि उनको पानी की ज़रूरतें पूरी हो सके। ठीक है, और उस एरिया में अपना खजूर के पेड़ लगाते हैं, चावल, गेहूँ, जो जौ, सेम जैसी फसलें भी वहीं पर उगाते हैं। और मिस्र में जो उगने वाली जो कपास की जो फसल है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक, अब देखो जो हमारा ये एरिया पड़ता है, 3 कंट्रीज़ पड़ती हैं यहाँ पे, ये अल्जीरिया है, लीबिया है और मिस्र है। ये 3 जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रियों में तेल, कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल है उसकी भी खोज की गई है, और वहाँ से उसका उत्पादन भी होने लगा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि रेगिस्तान में जो बहुत सारा चेंजेस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोग उनको तेल को एक्सप्लोर करने के लिए, उसको निकालने के लिए लोग वहाँ पर बस रहे हैं। ठीक है, खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम ये यहाँ पे मिलता है, तो इनको भी प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि लोगों की जो जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है, इस जो व्यावसायिक परिवर्तन है इसके कारण, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मस्जिद जो पहले छोटी छोटी थी, मस्जिद से ऊंचे बड़े कांच के जो बहुत बड़े बड़े मकान है वो सब बन रहे हैं। जो ऊँट, जो प्राचीन रूट हुआ करते थे जहाँ से ऊँट इधर से उधर लेके जाते थे लोगों को, वहाँ पर सुपर महामार्ग बन गए हैं ताकि जो भी यहाँ से उत्पादन हो सके उसको जल्दी से जल्दी बाजार तक पहुँचाया जा सके। ठीक है, नमक के जो व्यापार होते थे, नमक के व्यापार जो पहले ऊँटों पे लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते थे, वो भी आजकल महामार्ग या रूट से जाने लगे हैं। और एक जो ट्राइब तुआरेग है, तुआरेग क्या कर रही है कि जो वहाँ पे पर्यटन के लिए, घूमने के लिए लोग आते हैं तो उनको गाइड की तरह काम करते हैं,
ठीक है। और जो लोग हैं वो शहर में जाके शहरी जीवन जी रहे हैं और तेल और गैस कंपनी में काम करने के लिए नौकरियां ढूंढ रहे हैं। ठीक है। इस तरह से वहाँ भी लोगों का रहन सहन थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। अब देखते हैं कोल्ड डिजर्ट जिसको बोलते हैं, ठंडा रेगिस्तान जो है अपना लद्दाख है इंडिया में। ठीक। तो जैसे इंडिया का जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 रेंज पाई जाती हैं ऐसे करके। एक काराकोरम है, लद्दाख है, फिर जस्कर है। तो ये जो लद्दाख एरिया है, और लद्दाख काराकोरम और जस्कर के बीच में क्षेत्र पड़ता है, लद्दाख रेंज पड़ती है। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के यहाँ पे एरिया जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के ईस्ट साइड में, पूर्व साइड में एक वृहद हिमालय की स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, कोल्ड रेगिस्तान है। ठीक है। ये काराकोरम और दक्षिण में जस्कर है। ठीक है। काराकोरम है और फिर लद्दाख है, बीच में जस्कर, बीच में लद्दाख है, सॉरी। ठीक है। अब लद्दाख से होकर अनेक बहुत सारी नदियां बहती हैं, जिसमें जैसे सिंधु नदी है, ठीक है, श्योक है, और बहुत सारी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। तो ये क्या करती हैं कि इन पर्वतों को जो काटती हैं, पर्वत श्रृंखलाओं को काटती है, वहाँ पर वो गार्ज बनाती हैं, महाखंड बनाती हैं, ऐसे करके यू शेप वाले ऐसे काटती हैं उसको। ठीक है। लद्दाख में एक हिमानियाँ भी बहुत सारी हैं। ठीक है। जैसे ग्रैगी करके एक हिमानी है। ठीक। अब लद्दाख को देखते हैं, लद्दाख का अर्थ क्या है, तो ला मतलब पर्वतीय दर्रा, बारह ला चला, और आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। ठीक है। तो ये ला होता है दर्रा, रास्ता। ठीक है, पर्वतीय रास्ता जो होता है। दाख होता है देश। ठीक। तो पर्वतीय दर्रों का देश कहा जाता है लद्दाख को। ठीक है। और लद्दाख में एक जगह है द्रास, जो विश्व के सबसे ज़्यादा ठंडे देशों में से, मतलब ठंडे जो स्थान है उसमें से एक है। ठीक। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे श्योक है, इंडस, ठीक है, सहायक नदी। तो ये पूरा जो एरिया है, यहाँ से ये जो एरिया है ये लद्दाख का पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि करगिल में, जैसे मान लो करगिल एक जगह है लद्दाख में, वहाँ पे 3,000 मीटर से लेके काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है। ये समझ लो कि 5,000 मीटर का डिफरेंसेस हाइट में यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। अब जितनी ज़्यादा ऊंचाई होती जाएगी उतना ज़्यादा हवा जो ऊपर रहती है वो पतली होती जाती है। ठीक है। जब हवा जो है परत पतली होती जाएगी तो क्या होगा कि जो सूर्य की किरणें होंगी वो ज़्यादा जल्दी से तापमान, मतलब अब जैसे मान लो कि ये वायु की इतनी मोटी परत है। ठीक है। तो सूर्य की किरणें यहाँ से आने में इसमें थोड़ा सा टाइम लेगी, और इस परत में थोड़ा सा उसका ऑब्जर्व भी करेगी। तो यहाँ पर आने पे उसकी जो ऊर्जा है थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर यही परत मान लो कि इतनी रह गई, तो सूर्य की जब किरणें आएंगी तो वो केवल इतना वायुमंडल, इतना एयर को ही हीट अप करेंगी थोड़ा, और बाकी वो नीचे चली जाएगी। तो इसके कंपेयर में यहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा रहेगी सूर्य की किरणों में। ठीक है। तो क्या होता है कि सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता में महसूस होती है, जो इंटेंसिटी होती है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी परत जो है पतली हो जाती है। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान 0 से थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है। ठीक है। लेकिन रात में ये -30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। ठीक। और शीत ऋतु में क्या हो रहा है कि बर्फीला ठंडा हो जाता है, -40 से भी नीचे रहता है। ठीक है। और हिमालय के जो वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, क्योंकि यहाँ से जितना भी ये रेंज रहती हैं, इस रेंज से यहीं पर ही सब बारिश हो जाती है, तो इधर तो ज़्यादा आती नहीं। तो ये इसका वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। वृष्टि छाया क्षेत्र बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो ये एक पहाड़ है, तो इधर से कोई भी मानसूनी हवा आई जो मतलब जिसमें आर्द्रता ज़्यादा है, जो बारिश करती है, तो सब यहीं पर टकरा कर इसी एरिया में वर्षा कर देती है। तो इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर बारिश करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, हवा में सारी आर्द्रता तो यहीं निकाल दी, तो यहाँ पर फिर बारिश नहीं होती। तो इसको बोलते हैं रेन शैडो एरिया, ये वृष्टि छाया क्षेत्र जो होता है। ठीक। अतः यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। ये कारण है कि लद्दाख में वर्षा बहुत कम होती है। तो वर्षा बहुत कम होगी तो लोगों को पानी के लिए अपनी जो बर्फ़ पे ही निर्भर रहना पड़ता है। तो यहाँ पर जो गर्मी के मौसम में क्या होता है, जो बर्फ़ पिघलती है उन्हीं को ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं अपना पानी पीने के लिए, उसी से अपना पानी पीने का काम चलाते हैं। लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं। ठीक है।
खापा चान। तो खापा चान जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, ठीक है। तो यह क्षेत्र जहाँ पे बर्फीली हवाएं चलती हैं और तेज जलने वाला सूर्य ताप का भी अनुभव होता है। मतलब यहाँ पर एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना ऐसी होती है कि जैसे मान लो कि आप छाए में बैठे हैं, आप अगर छाए में बैठे हैं, शैडो में हैं आप, तो एक समय में आपको ऐसा लगेगा कि वो ठंडी इतनी है कि आपका हाथ गल रहा है ठंडी की वजह से। दूसरा, और मतलब आधे आप अगर ये मान लो कि ये आपका पैर है, ठीक है, और यहाँ से आप शैडो शैडो है इधर, तो सूर्य की किरणें अगर केवल इसी एरिया में पड़ रही, ये वाले एरिया में केवल सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि सूर्य की जो किरणें हैं आपको चुभ रही हैं, ठीक है, मतलब वो जला जा रही हैं आपको पैर को, उसको बोलते हैं उष्माघात, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ठंड के मारे ये आपका जलन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो बर्फ़ आप लेते हो हाथ में, तो हाथ जलने लगता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं तुषाराघात, ठीक है, बर्फ़ से जो आघात हो रहा है शरीर को वो। और दूसरा एरिया क्या है कि हीट की वजह से, उष्मा की वजह से जो नुकसान हो रहा है शरीर को, उस तरह से चुभ रही है शरीर पे, तो उसको बोलते हैं उष्माघात। मतलब दोनों चीज़ें आपको एक साथ ही फील हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियाँ मिलती हैं और कौन कौन से प्राणी, किस तरह से लोग, जानवर और ये सब चीज़ें निवास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शुष्कता है, शुष्कता के कारण वनस्पति विरल पाई जाएगी। तो मतलब यही है कि रेगिस्तान में सबसे पहले विरल वनस्पति होगी। चढ़ने के लिए कहीं कहीं पर घास या छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। और यहाँ पर एक सरपत करके, जिसको विलो बोलते हैं, विलो करके एक पौधा होता है, ऐसे इसका ऐसे करके पत्तियाँ होती हैं ऐसे करके, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो क्रिकेट का बैट बनता है उससे बनाया जाता है। दूसरा एक पॉपुलर करके पौधा होता है, ये दो मतलब पेड़ बनाया जाता है, पौधा नहीं पेड़ होता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में यहाँ पे सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ मिलते हैं, ठीक। और पक्षी में जैसे बहुत सारे रॉबिन, रेड बर्ड, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन और हूप, ठीक है, ये समान पक्षी यहाँ पर मिलते हैं। इसमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं जो मतलब दूसरे देश से माइग्रेट होकर दूसरी जगह से आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक विशेष रूप से मिलता है। इनसे क्या होता है, दूध मिलता है, जैसे याक से मिलेगा, मांस और खाल प्राप्त की जाती है, ठीक है। और याक के दूध से ये पनीर और मक्खन भी बनाते हैं। भेड़ और बकरी के उसमें से ऊनी वस्त्र बनते हैं ताकि वहाँ ठंडी का सामना किया जा सके, ठीक है। अब लोग वहाँ पर देखो, लद्दाख से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है तिब्बत की, तो लद्दाख और मध्य एशिया के जो निवासी हैं, ट्राइबल्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। एक ही तरह का कल्चर वहाँ पे फॉलो किया जाता है। और यहाँ पे अधिकांश जो लोग हैं वो मुसलमान और बौद्ध हैं, ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म यहीं से होते हुए हमारे तिब्बत गया इंडिया से, तो बौद्ध धर्म के मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक। तो बौद्ध धर्म की कुछ परंपराएं जो हिंदू मतलब बौद्ध लोग करते हैं, वो मुसलमान भी उनको फॉलो करते हैं और उनके गीतों को और उनके वहाँ के नाटकों को दोनों लोग मिलके मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनेक बहुत सारे बौद्ध मठ भी हैं जिन अपने जो गोपा के साथ स्थित रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से हैं मेन, ये थोड़ा देख लेना, ये याद रखना, इम्पॉर्टेंट है ये। तो इनका थोड़ा सा इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, कहीं कहीं पे वो हिंदी का और इंग्लिश का थोड़ा सा रहता है। तो गोपा को क्या बोलते हैं, गोपा को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, गोमपास, ठीक है, इसको गोपा को गोमपास बोलते हैं। और हेमिस, हेमिस ये तो पता ही होगा, थिक से, ठीक है, थिक से को बोल ऐसे लिखते हैं, थिक से, SHE, ठीक है। इसको SEY भी लिखते हैं, ठीक है, थिक से, THIKSEY, एक से है SEY करके, ठीक। तो थिक से और लामायूरू, ठीक है, ये चार जो हैं बहुत प्रसिद्ध मठ हैं जो लद्दाख में मिलते हैं, ठीक है। लद्दाख में मिलते हैं क्या, लद्दाख में हैं, ठीक। ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर जो निवासी हैं वो क्या करते हैं, जौ, आलू, मटर, सेम या सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो वहाँ पर वो ज़्यादातर कुछ करते नहीं हैं, अपना धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव में ही अपना जीवन बसर करते हैं। और महिलाएं जो हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा परिश्रमी होती हैं, जो अपना घर के साथ जो थोड़ा बहुत जो खेती में काम करती हैं,
खेतों में ही काम जो ये करती हैं ना, जौ आलू और ये सब उगाती हैं, उसके अलावा वो दुकान और छोटी छोटी व्यवसाय भी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि पर्यटन वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट गतिविधि है, तो उसमें भी महिलाएं का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब यहाँ की जो राजधानी है लेह, वो सड़क वायु मार्ग इनसे जुड़ी हुई है। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग जो वने है, जो लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, तो ये राजमार्ग जो वने, ठीक है, ये याद रखना, वने लेह को लद्दाख, वो लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो इम्पोर्टेंट क्रियाकलाप गतिविधि है वो पर्यटन है। ठीक, तो पर्यटन मैं पहले बता चुका हूँ, पर्यटन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो भारत के ही लोग नहीं, बाहर विदेशों से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, तो मनाली लेह राजमार्ग पर 4 दर्रे हैं, जैसे कि रोहतांग है, बारालाचला है, लुनगालाचा है और एक टंगलंग करके है। ठीक है, ये लुनगालाचा और टंगलंग ये इम्पॉर्टेंट है। रोहतांग और बारालाचला तो ये आपने सुना ही होगा। तो रोहतांग में एक अटल सुरंग भी बन रही है। ठीक है, ये मतलब पूरे साल एक्टिव रहेगी। जैसे कुछ सुरंग, कुछ जो दर्रे हैं जो मान लो बर्फ़बारी की वजह से बंद हो जाते हैं, तो उसमें कुछ सुरंगें ऐसी बनाई गई हैं जो पूरे साल चल सकें, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी आर्मी है उनको भी सारा मतलब जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो राशन वगैरह पहुँचाना होता है, बाकी सामान पहुँचाना होता है, उसके लिए 12 महीना हमारी सड़कें चलती रहें, तो उसके लिए भी निर्माण किया जा रहा है, सुरंगें बनाई जा रही हैं। तो जुलाई से केवल सितंबर के बीच कुछ राजमार्ग खुलते हैं। ठीक है, और बर्फ़ को जो है मार्ग से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देश विदेश से अनेक पर्यटन यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। गुफा दर्शन जो बौद्ध मठ हैं उनको देखने के लिए आते हैं, घास के मैदान हिमनदों को देखने के लिए आते हैं, और एक यहाँ पे पैंगोंग लेक, ठीक है, जो आपने 3 इडियट में देखी थी। ठीक है, तो उसको देखने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ, और आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जल जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया हुआ है। लद्दाख के लोग शताब्दियों से प्रकृति के, मतलब ये लोग प्रकृति के साथ ऐसे समन्वय में संतुलन करके अपना जीवन जी रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जल को, ईंधन को, संसाधन की जो कमी रहती है यहाँ पर, उसकी कमी के कारण उसको मेंटेन करके मितव्ययिता के हिसाब से रहते हैं। मतलब जितना ज़रूरी है उतना उपयोग करो, बाकी बचा के रखो। ठीक है, इस तरह से वो जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिटेल में मैंने इस चैप्टर को कवर किया। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? ठीक है, उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा किस रेगिस्तान में, किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो ये गर्म प्रकार का रेगिस्तान है, ठंडा वाला हमारा लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख रेगिस्तान में अधिकांश निवासी कौन है? मतलब बौद्ध और मुस्लिम्स हैं। ठीक है, रेगिस्तान की विशेषता क्या है? अधिक वर्षण, ये नहीं है विशेषता। ठीक है, क्योंकि अल्प वर्षा होती है। अल्प जल वाष्पण। ठीक है, अब पानी नहीं है तो वहाँ पे वाष्पण क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे विरल वनस्पति, ठीक है, स्कैंटी वेजिटेशन, ये रेगिस्तान की विशेषता है। ये आंसर है इसका। लद्दाख में हेमिस क्या है? बौद्ध मठ है। और कौन कौन से थे? हेमिस है, थिक्से है, से है, लामायूरू है। ठीक है, मिस्र की कौन निम्नलिखित में से फसल जो है विश्व प्रसिद्ध है? कौन सी फसल है? कपास है। ठीक है, और ये देखो लामायूरू क्या है? बौद्ध मठ है। लीबिया में क्या हो रहा है? तेल। मरुधन कहाँ मिलेंगे? जल के साथ। ठीक है, गर्त जो मिलते हैं मरुधन कहलाते हैं। ठीक, गैगरी क्या? हिमनद है। और बेदुइन कहाँ मिलती हैं? बेदुइन मिलेगा सहारा में। ये क्या है? ट्राइब है। ठीक है, तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस प्रकार हमारा NCERT 7 समाप्त होता है। धन्यवाद।